तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आप लोगों के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए देखते हैं आज आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस आएगा। आज आप लोगों को कुछ नई बातें भी जानने को मिलेंगी, जिसको देख के घबराइएगा मत, बल्कि उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज के क्लास में आपको एक दो करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो करंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली आप सभी को पता है आपके एकेडमिक नहीं होते हैं, वो उस समय के चीज़ों से रिलेट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देखते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से पारिस्थितिकी सेवाओं की 4 श्रेणियां हैं। पारिस्थितिकी सेवाओं की 4 श्रेणियां हैं। आपको बताना है कि कौन सी हैं जो आपकी पारिस्थितिकी सेवाओं की 4 श्रेणियों में शामिल हैं, या कौन सा है जो पारिस्थितिकी सेवाओं की 4 श्रेणियों में शामिल नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है। आपके सामने ऑप्शन, पहला कह रहा है समर्थनकारी, दूसरा कह रहा है प्रावधानकारी सेवाएं, तीसरा कह रहा है नियमनकारी सेवाएं और चौथा कह रहा है सांस्कृतिक सेवाएं। फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्न में से पारिस्थितिकी सेवाओं की 4 श्रेणियों में कौन सा है जो शामिल है या शामिल नहीं है। हालांकि आप बता सकते हैं कौन सी है जो शामिल है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। तो बताएंगे निम्न में से पारिस्थितिकी सेवाओं की 4 श्रेणियों में कौन से हैं जो शामिल हैं। आपको बताना है कौन सा है जो आपका शामिल है। शामिल बताना है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है समर्थनकारी सेवाएं, दूसरा है प्रावधानकारी सेवाएं, तीसरा है नियमनकारी सेवाएं और चौथा है सांस्कृतिक सेवाएं। आपके सामने कूट है। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला दूसरा और चौथा, डी में है सभी। मुझे पता है आप लोग सोचेंगे ये शब्द कहाँ से आ गए, लेकिन ये शब्द कहीं बाहर से नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस से ही हैं और आपका पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपने पढ़ा है। अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ किताबों से हूबहू मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अपना दिमाग, अपने कॉमन सेंस का हमेशा यूज़ करना है। ज्ञान के साथ साथ अपना नॉलेज और अपना जो क्रिएटिव माइंड है उसका यूज़ करना है। अन्यथा ऐसे शब्दों का हेर फेर करके आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है, और जो बच्चे अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं और वो सिर्फ फैक्ट रखते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। तो सभी को पता होगा बच्चा लोग कि पारिस्थितिकी सेवाओं की जो 4 श्रेणियाँ, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि समर्थनकारी सेवाएं, समर्थन मतलब ऐसी सेवाएं जिसका पर्यावरण समर्थन करता है, ऐसी चीज़ें जो हमें पर्यावरण की तरफ से जिसको सपोर्ट मिलता है, यानी कि अच्छी सेवाएं जो सपोर्ट करता है पर्यावरण या पारिस्थितिकी। दूसरा, बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो हमें पारिस्थितिकी की तरफ से प्रावधान के रूप में मिल जाता है, यानी कि उसका प्रावधान भी हमारे लिए कौन करता है? पारिस्थितिकी ही करता है। जैसे स्वच्छ जल का प्रावधान, स्वच्छ जो है हवा का प्रावधान, अच्छी ऊर्जा का प्रावधान, ये सब हमारे लिए कौन करता है? मिट्टी का प्रावधान, सब हमारे लिए पर्यावरण करता है। अब हम उसको पॉल्यूशन से युक्त कर दें, उसको विषाक्त बना दें, उसको अनफर्टाइल कर दें, अनयूजुअल कर दें, वो हमारी गलती है। लेकिन ये हमारे लिए प्रावधान करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। नियमकारी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं देता है, लेकिन उसके लिए नियम भी है। जैसे अगर आप पेड़ का यूज़ कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ लगाइए भी। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा? पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। आप पानी का यूज़ कर रहे हैं तो पानी का संरक्षण भी कीजिए, अन्यथा पानी खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी नेचर आपको दे रहा है, चाहे वो समर्थन के साथ दे रहा हो, चाहे प्रावधान के साथ दे रहा हो, उसके कुछ नियम भी हैं। अगर आप उन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, लंबे समय तक उसके खिलाफ काम करेंगे, तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और चौथा, सांस्कृतिक सेवाएं, ये हमें एक खूबसूरती देते हैं, एक कल्चर देते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र ही डिसाइड करते हैं कि आपका भोजन कैसा होगा, आपका वस्त्र कैसे होगा, आपके शरीर की बनावट कैसी होगी। ये सारी चीज़ें, आपका मतलब जो है रहन सहन, सब कुछ कैसा होगा, ये हमारा पर्यावरण या हमारी पारिस्थितिकी तंत्र ही डिसाइड करती है। यानी कि अगर हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर जैसा इलाका है, तो हमारे ड्रेस मोटे और काफ़ी भारी होंगे। हम गर्म पेय पदार्थ और गर्म भोजन का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे। और यहाँ के लोगों का कलर वाइट होगा। कौन निर्धारित कर रहा है? आपकी पारिस्थितिकी तंत्र। अगर खूबसूरत दृश्य होंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, तो पर्यटन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे जीवन में सांस्कृतिक चीज़ें लाती हैं। जैसे आप देखते हैं
सरसों का फूल किसको अच्छा नहीं लगता, सरसों का खेत देख लें तो हर आदमी का मन खुश हो जाता है। तो निश्चित ही वो आपकी खूबसूरती, आपके सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। या फसल, जो लहलहाते खेत में फसल हैं वो किसको अच्छे नहीं लगते, जब फसल कटती है तो हम त्यौहार भी मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही। बच्चा लोग समर्थनकारी सेवाएं भी देता है पारिस्थितिकी तंत्र, प्रावधानकारी सेवाएं भी देता है, नियमकारी भी देता है कि नियम के साथ करना होगा, और सांस्कृतिक सेवाएं तो देता ही देता है, जो हमारे मन को, हमारे चित्त को प्रसन्न करता है, यानी कि खुशी प्रदान करता है या अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। आपके सामने है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थल और सामुद्रिक पारितंत्र के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है। आपको बताना इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो स्थल और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है। यानी कि इसमें से ऐसा कोई होगा जो स्थल के पारितंत्र से भी लगा हुआ है और जल के पारितंत्र से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि वो बीच का है जो दोनों पारितंत्र को जोड़ने का काम करता है, संक्रमण में है। तो कौन हो सकता है? पहला कह रहा है प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा कह रहा है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा कह रहा है ज्वार नदमुखीय पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा कह रहा है डेल्टाई पारिस्थितिकी तंत्र। बताएंगे बच्चा लोग? मुझे पता है कि आपने क्वेश्चन तो समझ लिया है, लेकिन यहाँ पे आपके मिलते जुलते कई ऑप्शन हैं जहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं या आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, और पढ़ने के बावजूद अगर आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करेंगे तो समस्या में आ जाएंगे। देखिए, ज्ञान के साथ साथ कॉमन सेंस ज़रूरी होता है, ये प्रश्न आपको बताते हैं। तो प्रवाल तो होगा नहीं, आप सभी को पता है, ये तो ओनली समुद्र से जुड़ा हुआ है। अब आप कहाँ कहाँ होने वाले हैं कंफ्यूज, तो आप ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तीनों संक्रमण वाले इलाके हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे सटीक उत्तर कौन दे सकता है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा आपका? मैंग्रोव। ये स्थल के वन पारितंत्र से भी जुड़ा हुआ है और ये समुद्र के जल पारितंत्र से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके स्थल और जल दोनों की विविधता या क्वालिटी पाई जाएगी, ये दोनों को जोड़ेगा। ज्वार नदमुख जो है ये खारे और मीठे पानी का संगम है, लेकिन पारितंत्र तो नहीं जोड़ेगा, यानी कि ये दो पारितंत्र को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि दो तरह के क्वालिटीज़ यहाँ पाई जाएंगी। ये खारे और पानी मीठे का जो है संगम है, लेकिन ये बीच का बात नहीं कर रहा है कि स्थल का और समुद्र दोनों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये दोनों के मिश्रण का इलाका है। आपका डेल्टाई पारितंत्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है, यानी कि डेल्टाई भी आपके मीठे और खारे पानी का मिलन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पारितंत्र डेवलप नहीं हो रहा है कि जो दोनों को जोड़े। लेकिन आपका जो मैंग्रोव है ये स्थल के वनों से भी जुड़ा रहता है और ये समुद्र के पारितंत्र से भी जुड़ा रहता है। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? आपका सहजीवी संपर्क का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। आपको सत्य कथन बताना है। आपके सामने हैं ऑप्शन इतने सारे, और मैं और भी थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सारे ऑप्शन आसानी से दिख जाएं। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही है। पहला कह रहा है सुंदरबन के बृहद नगरों का वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अपनी क्षमता तेजी से जो है खोते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कह रहा है सुंदरबन के बृहद मैंग्रोव होगा यहाँ पे, मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अपनी क्षमता तेजी से खोते जा रहे हैं, तेजी से खोते जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है सुंदरबन के डेल्टा में जल की लवणता बढ़ रही है। तीसरा कह रहा है मैंग्रोव ताजे पानी में वृद्धि करते हैं, लेकिन मातला और विद्याधारी नदियों के संगम पर गाद जमा होने के कारण ताजे जल का प्रवेश बाधित होता है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। चलिए बताइएगा बच्चा लोग आपके हिसाब से कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको इसका उत्तर देना है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं और आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी सही हैं।
आपके सुंदरबन के बृहद मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अपनी क्षमता तेजी से खो रहे हैं, जो कि इनका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, इनमें कमी आ रही है। तो अगर कमी आएगी तो निश्चित ही क्या होगा, अवशोषण भी कम होगा, क्योंकि ये क्या है, ब्लू कार्बन सिंक हैं। सुंदरबन के जल लवणता बढ़ रही, सुंदरबन का जो जल है इसमें लवणता बढ़ रही है। याद रखिएगा, जो आपका मतलब ये मैंग्रोव वन होते हैं, ये मीठे पानी में भी होते हैं, खारे पानी में भी होते हैं, मीठे और खारे पानी के मिश्रण में भी बेहतर तरीके से डेवलप करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ मीठे में होते हैं, सिर्फ खारे में होते हैं, सिर्फ मिश्रण में होते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये तीनों में होते हैं, लेकिन ज़्यादा डेवलप ये मिश्रण वाले और खारे वाले में करते हैं, मीठे पानी में थोड़ा कम डेवलप करते हैं। तो याद रखेंगे, आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। लवणता बढ़ रही है, आपकी जो डेल्टा क्षेत्र है, चूँकि समुद्र स्तर बढ़ेगा तो निश्चित ही वाटर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो लवणीय पानी बढ़ेगी, और जब मतलब नमक युक्त वाटर जो है ऊपर के क्षेत्र में बढ़ेगा तो लवणता बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। तीसरा भी सही है, मैंग्रोव ताजे पानी में वृद्धि करते हैं, यानी कि ताजे पानी में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन जो आपका मताला और विद्याधारी नदियों के संगम पर गाद जमा होने के कारण ताजे पानी का प्रवेश बाधित हो गया है। अगर गाद जमा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पानी जो मीठे पानी का मतलब जाता है वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो निश्चित ही वो नुकसानदेह होगा। तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं आपके लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन है जो सही है। फिर से देखिए, आपके सामने है बेहतरीन प्रश्न, और आप सभी को ये उत्तर पता होगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो जल्दबाजी में उत्तर देके गलत मत करिएगा, ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। एकदम आपका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी न्यू नहीं है आपके लिए। पहला कह रहा है, यूट्रॉफिकेशन जल तंत्र में पोषक तत्वों में वृद्धि करने वाला संवर्धन है। दूसरा कह रहा है, यूट्रॉफिकेशन के दौरान जलीय प्रणाली की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है। तीसरा कह रहा है, दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है, कोई भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका पढ़ा हुआ भी है। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखेंगे क्या सत्य है, फटाफट दीजिएगा उत्तर, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट है। और आपकी पहले क्यों करेक्ट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था यूट्रॉफिकेशन मतलब होता है जल में पोषक पदार्थों की वृद्धि, और पोषक पदार्थों की वृद्धि से ही समस्या उत्पन्न होती है। अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा तो बहुत ज़्यादा एल्गिल ब्लूम होगा, यानी कि वहाँ पे शैवाल आएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा एल्गिल ब्लूम होगा, शैवाल आएंगे, तो निश्चित ही वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, जैविक मांग, देखिए क्या कह रहा है, यही है आपका, रासायनिक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है। तो आपका बिल्कुल सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होने वाला है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शैवाल बढ़ेंगे तो भी ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे, और फिर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उनमें सड़न भी होगा, और जब सड़न होगी तो उसको तोड़ने के लिए कवक और बैक्टीरिया आएंगे, और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अपघटन करते हैं, और जब वो अपघटन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बहुत ज़्यादा पोषकता बढ़ने की वजह से क्रिएट हो जाता है जलीय तंत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है, और आपके सामने है ऑप्शन भी और कूट भी, आपको कूट की सहायता से उत्तर देनी है, तो बहुत ही शानदार तरीके से बात को सुनिएगा और फिर अच्छे से उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है, परिस्थितियों में परिवर्तन से जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपनी ऊतकों से सहजीवी शैवालों का निष्कासन करते हैं। बताएंगे क्या कह रहा है, परिस्थितियों में परिवर्तन से जब प्रवालों पर दबाव बढ़ता है तो वे अपनी ऊतकों से सहजीवी शैवालों का निष्कासन करते हैं, जिस कारण वे पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन के कारण है। सीधे सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रवाल जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो वो अपने ऊतकों से जो सहजीवी शैवाल हैं उनको हटाने लगते हैं, अपने ऊपर से हटाने लगते हैं शैवालों को, और वो फिर पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के घोल के बने होते हैं, जो कि सफ़ेद होता है, यानी कि चूना होता है। और उनके ऊपर जब शैवाल आ जाते हैं तो शैवाल कलरफुल होते हैं, आपको मैंने बताया था, हरे भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, लाल भी होते हैं, कलर के होते हैं।
जिससे वो जो आपके कोरल हैं कलरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये अपने ऊपर से शैवालों को हटा देंगे तो निश्चित ही इनका कलर जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है सफ़ेद होने की, इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो कह रहा है ये क्यों होता है, प्रवाल विरंजन क्यों होता है या कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है। पहला कह रहा है तापमान में वृद्धि, दूसरा कह रहा है तापमान में कमी, तीसरा कह रहा है एल नीनो, चौथा कह रहा है बढ़ता हुआ अवसाद और पाँचवा कह रहा है समुद्रों में जलस्तर में वृद्धि। देखिए आपके सामने ऑप्शन है और मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समय दूंगी कि आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसका क्या उत्तर देंगे। तो क्या होगा बच्चा लोग, बताइए फटाफट दीजिए उत्तर। मैं थोड़ा दे रही हूँ टाइम क्योंकि आपको पढ़ाया मैंने और बहुत ही शानदार प्रश्न है। एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कीजिएगा। चलिए पहला हम ही देख लेते हैं। पहला तो सभी को पता है 100% होगा, तापमान वृद्धि से कोरल ब्लीचिंग होता है। देखिए बी में नहीं है इसलिए आपका बी हट गया। दूसरा क्या कह रहा है कि पानी में बढ़ा हुआ अवसाद, आपको पता है कि जब अवसाद बढ़ता है तो ये कोरल के मुख में चला जाता है, मुख में चला जाता है तो दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 4 तो निश्चित ही होगा, 4 देखिए इसमें नहीं है, ये भी हट गया। अगला कह रहा है तापमान में कमी, आपको पता है ना कि एक निश्चित तापमान पे ही कोरल डेवलप करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस इनके लिए तापमान चाहिए। अगर तापमान में कमी होगी तब भी क्या होगा, ये डेवलप नहीं करेंगे। तो देखिए संयोग से 2 सब में है, यानी कि कोई भी हो सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है आपका एल नीनो और ला नीनो की प्रक्रिया भी होती है, आपने मतलब सुना भी होगा। एल नीनो ला नीनो जो है इसकी वजह से भी समुद्र में पानी का जो टेम्परेचर है ये घटता बढ़ता है, वर्षा की मात्रा घटती बढ़ती है। तो ये भी क्या है, आपके कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी कि आपका तीसरा देखिए इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, तो याद रखेंगे सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं, सभी कारण जो है प्रवाल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखिए आज आपको 2 नए कारण भी जानने को मिल गए, एल नीनो का और समुद्री जलस्तर में वृद्धि। बाकी बहुत सारे कारण मैंने आप लोगों को बताए ही हैं पहले से ही। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बेहतरीन है। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा मृदा, दूसरा कह रहा उत्पादक, तीसरा कह रहा अकार्बनिक पदार्थ, चौथा कह रहा तापमान। अब कूट ले लीजिए। ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है दूसरा तीसरा चौथा, सी में है पहला दूसरा चौथा और डी में है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है और पढ़ाई हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। पारिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है बताइए। तो निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनता है। जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। अगर आपके जैविक और अजैविक दोनों हैं तो मृदा क्या है, अजैविक है। उत्पादक क्या है, जैविक है। अकार्बनिक क्या है, अजैविक है। तापमान क्या है, अजैविक है। आ गए ना आपके, ये आपके तीनों हो गए अजैविक और ये हो गया जैविक। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी आपके पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। जीवों जीवित जीवों का या कहिए कि जीवधारियों का वो समूह जो जिन चीज़ों से या जिन परिस्थितियों से वो घिरा होता है या जिनके अंदर वो पारस्परिक अंतःक्रिया करता है, वो सारे मिलके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा लोग, ये भी देखिए आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है, आपको सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है भविष्य के लिए मैग्रो एक अंतर सरकारी पहल है जो सतत विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देती है। दूसरा कह रहा है यह केवल मैग्रो पर ही केंद्रित है। कह रहा भविष्य के लिए मैग्रो एक अंतर सरकारी पहल है, अंतर सरकारी पहल है यानी कि सरकारों के बीच की एक पहल है मैग्रो जो सतत विकास के लिए एक निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। क्या ये अंतर सरकारी पहल जो मैग्रो के लिए है ये केवल मैग्रो के पर ही केंद्रित है? क्या ये बात सही है? क्या दोनों बातें सही हैं? क्या आपका कोई भी सही नहीं है? फटाफट दीजिएगा उत्तर। काफ़ी शानदार प्रश्न है, बिल्कुल संकीर्णता से मत सोचिएगा, दिमाग को ब्रॉड करके सोचिएगा कि जब कोई भी पहल लाई जाएगी तो मोस्टली वो कई चीज़ों को लेकर के आया जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कौन सा सत्य है? केवल और केवल आपका पहला सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है भविष्य के लिए मैग्रो
एक अंतर सरकारी पहल है जो सतत विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन करती है। इसमें आपके क्या क्या शामिल हो जाएंगे? इसमें आपके प्रवाल भित्तियाँ भी शामिल होंगी। प्रवाल भित्ति आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा जैव विविधता वाला इलाका है। प्रवाल भित्तियों के अलावा ज्वार नदमुख भी होगा। ज्वार नदमुख आप सभी को पता है, ये भी जैव दो तरह के पारितंत्र के बीच एक कड़ी बनाता है। साथ ही आपका लैगून भी होगा। लैगून आप सभी को पता होगा, खारे पानी की झील होती है जो 3 तरफ से स्थल से, एक तरफ से जल से घिरा होता है, ये भी होगा। इसके अलावा आपके आर्द्र स्थल भी होंगे। आर्द्र स्थल आप सभी को पता है, वेटलैंड्स, ये भी आपके जैव विविधता के लिए संरक्षण करते हैं, पृथ्वी के किडनी हैं ये। और इसके अलावा आप देखेंगे जो आपके समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में जो मिट्टी या रेत जमा हो जाता है, इसको पुलिन कहते हैं, ये भी शामिल है, पुलिन भी हैं। और इसके अलावा जो आपके समुद्री घास होते हैं, इनको भी शामिल किया गया है। समुद्री घास को भी, समुद्री घास भी शामिल है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। यानी कि जो अंतर सरकारी पहल है सतत विकास के लिए, इसमें निवेश किया जा रहा है मैंग्रोव के लिए। सिर्फ मैंग्रोव के साथ साथ प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, लैगून, आर्द्र भूमि, पुलिन, समुद्री घास, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि समुद्र से लगे हुए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो संक्रमण इलाके में हो या समुद्र में हो, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी, केवल मैंग्रोव नहीं होगा। आपको ये नया तथ्य जानने को मिला होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है? आपको सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है गुजरात के मरीन नेशनल पार्क का कार्यक्रम एक कीचड़ युक्त भूमि को बचाना है। दूसरा कह रहा है उड़ीसा की चिल्का झील तथा तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमर अभ्यारण्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए है। और तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। चलिए दीजिए जवाब, शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। अब चलो, दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। गुजरात के मरीन नेशनल पार्क का कार्यक्रम कीचड़ युक्त भूमि को बचाना है, यानी कि कच्चे के क्षेत्र में जो ज़मीन है उसको बचाना है, उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षा देना है। और उड़ीसा के चिल्का झील तथा तमिलनाडु के पॉइंट कैलिमर अभ्यारण्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए लाए गए जो है एक तरीके से कि स्कीम है या योजनाएं हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील और आपका पॉइंट कैलिमर, ये अभ्यारण्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए लाए गए हैं। दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है झील का प्राकृतिक रूप से कालिक क्षय है जो इसके जल के सुपोषण से होता है। दूसरा कह रहा है यूट्रोफिकेशन के साथ जल का संवर्धन संबंधित है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। कह रहा है यूट्रोफिकेशन के साथ जल के पोषण का संवर्धन संबंध है, का संवर्धन मतलब संवर्धन से संबंध है। बताएंगे, आपके सामने है 2 ऑप्शन, आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। और ये भी बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं क्या उत्तर देंगे। क्या झीलों का प्राकृतिक रूप से कालिक क्षय यानी कि धीरे धीरे क्षय होना, उनका क्षरण होना, जो उनके जल के सुपोषण से होता है, यानी कि उनके जल की जो मतलब सुपोषकता है उसकी वजह से होता है, कह रहा है क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन संबंधित है, कि कह रहा है कि जो मतलब यूट्रोफिकेशन इसका मतलब है जल का जो पोषण है इसमें संवर्धन देखने को मिलता है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। देखिए सब आपका पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ इसमें ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हुआ हो। तो बच्चा लोग दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। झील का प्राकृतिक रूप से नेचुरली धीरे धीरे करके उसमें मतलब क्षय होना, उसकी जो उत्पादकता है, उसकी जो क्वालिटी है, पानी की पारदर्शिता है, ऑक्सीजन की जो स्थिति है, ये सारी चीज़ों में जो कमी आता है इसी को क्या कहते हैं? यही आपका सुपोषण कहलाता है। दूसरा कह रहा है यूट्रोफिकेशन, यानी कि जब सुपोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी तो आपका झील यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जैसे जैसे इसमें पोषण बढ़ता है वैसे वैसे ये सुपोषित हो जाता है, यानी कि यूट्रोफिकेशन इसका हो जाता है, यानी कि पानी की पारदर्शिता कम हो जाती है, ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, जीव और वनस्पतियाँ फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं? मरने लगते हैं। तो आपका जो सही है वो दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का उद्घाटन
हैदराबाद में की नेक मैं इसको अच्छे फिर से पढ़ दे रही हूँ। कह रहा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का उद्घाटन हैदराबाद की नेक नामपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? याद रखिएगा ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ये 2018 की घटना है। आपको बताना है कि फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड यानी कि तैरता हुआ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट आप जानते हैं किसी का मतलब उपचार करना। वेटलैंड्स का उद्घाटन हैदराबाद के नेक नामपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर किया गया। इसके बारे में क्या है जो सही है? पहला कह रहा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड मृदा विहीन हाइड्रोपोनिक तकनीक पर आधारित है। दूसरा कह रहा है पानी में मौजूद अतिरिक्त नाइट्रिक और ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करके झील को साफ करने में मदद करता है। तीसरा कह रहा है फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स में तुलसी और अश्वगंधा के पौधों को सफाई एजेंट के रूप में लगाया जाता है। और चौथा कह रहा है कि सारी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? सारी बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड मृदा विहीन हाइड्रोपोनिक तकनीक पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह पानी में मौजूद अतिरिक्त जिसकी आवश्यकता नहीं है ऐसे नाइट्रिक और ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करके झील को साफ करता है। और फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड जो आपका है वेटलैंड में तुलसी जो कि आपका एक शुद्ध करने वाला वनस्पति है, औषधि है, अश्वगंधा, ये सब क्या है साफ करने वाले एजेंट हैं, यानी कि उसके लिए मतलब जो है आवश्यक पदार्थ हैं या जो उसकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देंगे। कह रहा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि की सूची और मूल्यांकन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कह रहा है यह आर्द्रभूमि को श्रेणीबद्ध करने हेतु आर्द्रभूमि अधिनियम 2010 पर आधारित वर्गीकृत प्रणाली का प्रयोग करता है। दूसरा कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक सूचना तंत्र के आधार पर आर्द्रभूमि का स्थानिक डेटाबेस बनाना है। तीसरा कह रहा है इस परियोजना को अहमदाबाद अवस्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। और पांचवा कह रहा है कि मतलब नेक्स्ट कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है, सत्य नहीं बताना है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। आपको जो सत्य नहीं है वो बताना है। और आप लोगों के सामने स्टेटमेंट, और मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है समस्या हो, लेकिन आपको इसको ध्यान देना है आपका कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे आपका कौन सा है, आपका जो पहला है ये सही नहीं है, क्योंकि आपका जो ये लाया गया है आर्द्रभूमि को श्रेणीकरण करने हेतु आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन, ये अधिनियम 2010 नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि जो आपका रामसर है या IUCN, यहाँ पे होना चाहिए था रामसर और IUCN। इस पर आधारित वर्गीकरण किया जा रहा है, यानी कि अधिनियम 2010 को हटा करके रामसर और IUCN कर दीजिए। पूरा स्टेटमेंट सही है। या आर्द्रभूमि को श्रेणीबद्ध करने हेतु आर्द्रभूमि रामसर या IUCN पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग करता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता। दूसरा बिल्कुल सही, इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक सूचना तंत्र के आधार पर आर्द्रभूमि का स्थानिक डेटाबेस बनाना है। तीसरा भी सही है, इस परियोजना को अहमदाबाद अवस्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा निष्कासित और निष्पादित किया जाता है। केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है, दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है ऑप्शन और आप लोग बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल आसान। आज का सबसे आसान क्वेश्चन, सुपोषण क्रिया निम्न में से किस कारण से घटित होती है? किस कारण से सुपोषण होता है, किस कारण से यूट्रोफिकेशन होता है, आपको ये बताना है। यूट्रोफिकेशन आप समझ चुके हैं कि जब बहुत ज़्यादा पानी में मतलब बहुत ज़्यादा पोषक तत्व आ जाते हैं और अधिक पोषक तत्व की वजह से बहुत ज़्यादा शैवाल डेवलप कर जाते हैं, एल्गिल ब्लूम हो जाता है, तो उनको खाने के लिए मतलब जब उनमें सड़न होने लगती है तो उनको खाने के लिए जीव आते हैं और अपघटन के लिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कैसे होता है, नाइट्रेट की वजह से, फास्फेट की वजह से, मल प्रवाह की वजह से या उपरोक्त सभी की वजह से। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखेंगे उपरोक्त सभी की वजह से ये क्रिया हो जाती है, उपरोक्त सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं।
कह रहा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला कह रहा पादप प्लवक वे सूक्ष्म पादप जीव होते हैं जो जो स्वच्छ और खारे दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में रहते हैं। दूसरा कह रहा पादप प्लवक का कुल जय भार थल पर विद्यमान समस्त पादपों से कई गुना अधिक है। तीसरा कह रहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पादप प्लवक की आबादी गर्मियों में बढ़ जाती है। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। आपके सामने 3 ही ऑप्शन है, इसलिए आपका थोड़ा सा आसान भी हो गया होगा। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। बताएंगे बच्चा लोग फटाफट उत्तर देंगे। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने में। क्या है जो सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है, और जो आपका सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पादप प्लवों की आबादी गर्मियों में बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। क्योंकि ऊपर का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म पानी जो है वो हल्का हो जाता है, तो जो पोषक होते हैं वो नीचे के क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कि ठंडे पानी के पास चले जाते हैं। नीचे के क्षेत्र में जाने की वजह से ऊपर पादप प्लवों का जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है, इसलिए ये सत्य नहीं है। पहला सही है कि पादप प्लवक सूक्ष्म पादप जीव होते हैं जो स्वच्छ और खारे दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो पादप प्लवक हैं इनको ओवरऑल अगर आप ले लेंगे तो स्थल से ये कई गुना ज़्यादा हैं। निश्चित ही एकदम कॉमन सेंस का है। अगर आपकी पृथ्वी को 4 भागों में बांट देंगे तो एक स्थल है और बाकी सब आपके जल हैं। अगर यहाँ की वनस्पतियों को लेंगे तो इससे ज़्यादा हो ही जाएंगे कई गुना, वैसे ही इतने ज़्यादा हैं, तो निश्चित ही इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर से स्थल जो एक भाग है उसमें भी तो झील हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी तो होते हैं, मीठे पानी में भी हो रहे हैं, तो निश्चित ही आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगा कि ये निश्चित ही सब जगह मिला लेंगे। अगर आप स्थल में भी हैं, जल में भी हैं तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। आगे कह रहा है आर्द्र भूमि प्रबंधन एवं संरक्षण नियम 2017 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। ये भी देखिए करंट का है, 2017 में आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए नियम बनाया गया है। कह रहा है आर्द्र भूमि में धान के खेत, मानव निर्मित जल निकाय एवं संरचनाएं विशेषकर जलीय दृश्य, नमक उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्यों से निर्मित संरचनाएं शामिल हैं। क्या ये बात सही है कि नियम 2017 के अकॉर्डिंग आपके धान की खेत भी आर्द्र भूमि है, मानव निर्मित जल निकाय भी आर्द्र भूमि है और विशेष जलीय दृश्य भी आर्द्र भूमि है? क्या ये सब आर्द्र भूमि माने जाएंगे? दूसरा कह रहा है यह नियम केवल राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आर्द्र भूमियों पर लागू होता है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। दीजिएगा जवाब बच्चा लोग, देखते हैं आप लोग क्या देंगे। हालांकि ये कॉमन सेंस का है और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि क्या आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको सत्य बताना है और अगर आप सत्य बताएंगे तो निश्चित ही क्या होने वाला है, आपका कोई भी सही नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित चीज़ों को कहाँ, मानव निर्मित जो है उसमें तो आएंगे, लेकिन जो मानव निर्मित खेत हैं ये नहीं आएंगे ना। खेतों को आर्द्र भूमि थोड़ी लिया जाता है। मानव निर्मित छोटे छोटे जल निकाय, गड्ढों और तालाबों को थोड़ी हम आर्द्र भूमि में लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। ये 2000 जो आपका 17 है ये 2010 का ही एक तरीके से कहिए कि विस्थापित रूप है, जो उसमें था वही प्रावधान इसमें भी है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और कह रहा है कि केवल शब्द आ गया तो ये भी गलत हो गया। केवल राज्य सरकारें करती हैं, नहीं, राज्य सरकार भी करती, केंद्र सरकार भी करती है, इसके अलावा केंद्र शासित सरकार भी करती है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इसको गलत नहीं करना है। जैसे नदी प्रणाली को इसमें शामिल नहीं किया गया है, धान के खेत को भी शामिल नहीं किया गया, मानव निर्मित जो निकाय हैं, छोटे छोटे कुंड हैं, इनको भी जो है नहीं शामिल किया गया है। जो कृषि है, जलीय कृषि, इसको भी नहीं शामिल किया गया है। नमक उत्पादन और मनोरंजन और सिंचाई के उद्देश्य से जो निर्मित जलाशय हैं उनको भी इन सब में शामिल नहीं किया गया। बहुत छोटी आकृतियाँ हैं। आपने देखा था आर्द्र भूमि में हम उसे ही लेते हैं जो जीवों का आवास हो, जिसमें वाटर का फ्लोटिंग हो, जो जैव विविधता को संरक्षण देता हो, हम ऐसे चीज़ को ही आर्द्र भूमि में रखेंगे, हर किसी को नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पे राज्य ही नहीं, खाली केंद्र भी होगा, केंद्र शासित प्रदेश भी होगा और राज्य भी होगा, तीनों लोग आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल आर्द्र भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है यह केरल में स्थित है, दूसरा कह रहा है यह राम स्थल के रूप में नामित है, तीसरा कह रहा है भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो 10 नदियों द्वारा संभारित है, और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। कोल आर्द्र भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, और ये भी आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन जो भी हो इसको याद रखना है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। ये जो कोल आर्द्र भूमि है ये आपका केरल में है, बिल्कुल सही है। यह रामसर स्थल में नामित है, ये भी सही है। और यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट
पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो 10 नदियों द्वारा संभारित है। तो सारी बातें आपकी एकदम करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है भारत में पूर्वी व पश्चिमी तटों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में गंगा के डेल्टा, उड़ीसा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कच्छ वनस्पतियां बहुतायत में पाई जाती हैं। तीसरा कह रहा है मैंग्रोव मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और मधुमक्खी पालन को प्रश्रय देते हैं। चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, एकदम कॉमन सेंस का है। आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं और उससे आपको रिलेट करेंगे तो आप बहुत आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे क्या सही है? उपरोक्त सभी बातें सही हैं। भारत में पूर्वी व पश्चिमी तटों के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही, नो डाउट। पूर्वी तट पे बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन हो गया, गंगा का डेल्टा है, उड़ीसा है, महानदी का डेल्टा, आंध्र प्रदेश की कोरिंग और गोदावरी कृष्णा डेल्टा, तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा क्षेत्र की में कच्छ वनस्पतियां बड़े मात्रा में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंग्रोव हैं ये मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। निश्चित ही सारी बातें एकदम करेक्ट हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? इसमें से कौन सी विशेषता है जो आपके रेगिस्तान में पाई जाएगी? पहला कह रहा है पौधों में पत्तियां ना होना या आकार में छोटा होना। दूसरा कह रहा है पशु और पक्षियों के पैर सामान्यतः लंबे होना। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है, सभी को पता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के रूप में अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि ये दोनों बातें आपकी सही हैं। रेगिस्तानी पारितंत्र में दोनों विशेषताएं आपकी देखने को मिलती हैं, तो आप याद रखेंगे, आपकी दोनों बातें एकदम से करेक्ट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। आपकी दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को पता है पौधों में पत्तियां ना होना और आकार में छोटे प्लांट पाए जाते हैं, निश्चित ही। और पशु पक्षियों के जो पैर होते हैं वह सामान्यतः लंबे होते हैं, क्योंकि धरातल बहुत गर्म होता है और वो अपने शरीर को धरातल की गर्मी से बचाना चाहते हैं, इसीलिए नेचर उनके हाथ जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे बनाते हैं, जैसे कि आपका ऊँट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, कच्छ वनस्पतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है कच्छ वनस्पतियों के बारे में। आपके सामने है पहला ऑप्शन, इन्हें तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। दूसरा कह रहा है यह केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सत्य हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। फटाफट दीजिएगा उत्तर कि आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। बहुत ही आसान और एकदम कॉमन सेंस का है और आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी इसे बताने में। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। कच्छ वनस्पतियाँ आप सभी को पता है मैंग्रोव वनस्पतियों की बात कर रहा है, जिसको अनुवन भी कहा जाता है। इसके बारे में आपकी दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ये तटीय जैव ढाल यानी कि सुरक्षा का काम करते हैं, प्राचीर का काम करते हैं, दीवार का काम करते हैं, समुद्री जो तटीय इलाके इनको बचाते हैं सुनामी से, लहरों से। दूसरा भी सही है, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ये शीत में नहीं पाए जाते हैं, शीत शीतोष्ण में नहीं मिलेंगे। तो आपकी ये दोनों बातें सही हैं, केवल से मत घबरा जाइएगा, आपकी ये दोनों बातें सही हैं। मैं बार बार करवा चुकी हूँ कि उष्ण और उपोष्ण में ही कच्छ वनस्पतियाँ या मैंग्रोव वनस्पतियाँ या अनूप वनस्पतियाँ आपकी डेवलप करती हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। 3 ऑप्शन है और आपको इन 3 ऑप्शन की सहायता से जवाब देना है। पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है कौन सा कथन है जो सही है नहीं है, सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है, क्या ये बात सत्य है? दूसरा कह रहा है प्रवाल पॉलिप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। तीसरा कह रहा है सन स्क्रीन में पाए जाने वाले रासायनिक प्रवाल भित्ति की वृद्धि को रोकते हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि आपका कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे जो सत्य नहीं है वो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सत्य नहीं है। क्योंकि जो प्रवाल है इन्हीं को पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल पॉलिप प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इनके ऊपर जू जैंथली पाई जाती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जू जैंथली पाए जाते हैं वो जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो प्रवालों को भोजन देते हैं, प्रवाल उनको आवास देते हैं। इन दोनों के बीच सहोपकारिता या सहजीविता का संबंध पाया जाता है।
ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ये चूना पत्थर के चट्टानों से बनी हुए मतलब संरचना या खोल के नीचे रहने वाले जीव हैं, इसलिए आपका ये सत्य नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है कि विश्व की सबसे बड़ी जीवित संरचना है ये ग्रेट, आपने नाम सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के मतलब जो है उत्तर में पाया जाता है आपका प्रवाल भित्ति, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, उसका नाम याद रखिएगा। आपका तीसरा बिल्कुल सही है। सन स्क्रीन में पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो रसायन होते हैं, ये प्रवाल भित्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए सही नहीं है। तो आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी जीवित संरचना है, जिसको आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, इतनी बड़ी संरचना है ये। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि सन स्क्रीन जो है ये आपके प्रवालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए आपका पापुआ नाम सुना होगा आपने। पापुआ जो देश है इसने अपने यहाँ सन स्क्रीन को बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से प्रवाल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है प्रवालों को, या विरंजन होता है। तो यहाँ पे सन स्क्रीन को बैन कर दिया गया था। उसमें ऐसे रसायन होते हैं जो प्रवालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। देखिए आपके सामने है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न, और ये मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाई हूँ। मैंने आपको जो है बताया था कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रामसर स्थलों को संरक्षण देते हैं, आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है, फटाफट दीजिएगा उत्तर। कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो रामसर कन्वेंशन के साझेदार हैं, या मदद करते हैं, या हेल्प करते हैं, या जिनकी मदद से रामसर जो साइट्स हैं उनको संरक्षित किया जाता है? पहला कह रहा है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, चौथा कह रहा है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, चौथा कह रहा है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष। बताएंगे भी, चलो क्या है जो सही हो जाएगा? एकदम कॉमन सेंस का है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए समस्या हो सकती है, आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल पता है 100% कि आपका जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, नाम से ही पता चला ये तो होगा ही होगा। देखिए इसमें नहीं है तो ये हट गया। आपको ये भी पता है कि अगर प्रकृति के संरक्षण के लिए कोई विश्वव्यापी कोष बनाया गया है तो निश्चित ही प्रकृति में तो ये भी आएगा, यानी कि 5वां भी होगा आपका। देखिए इसमें 5वां नहीं है तो ये भी हट गया। और आपको पता है कि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन है ये करता है निश्चित तौर पे, इसमें देखिए 3 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान भी करता है, वर्ल्ड जो है वेटलैंड इंटरनेशनल भी करता है, रामसर भी करता है। रामसर कन्वेंशन के सारे क्या हैं? साझेदार हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उपरोक्त सभी का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। मैंने इसको कई बार क्वेश्चन के रूप में भी पूछा है और समझाया भी है। निम्नलिखित में से किस पारितंत्र, यहाँ पे है आपका पारितंत्र, कह रहा है कौन सा आपका पारितंत्र है जिसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होगी? पढ़ाई हूँ मैं आप लोगों को। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का मतलब होता है पौधों की सकल जो उत्पादन होता है, सकल प्राथमिक उत्पादन, या कहिए सकल उत्पादन में उत्पादन माइनस पौधों के द्वारा जो श्वसन किया जाता है, श्वसन, अगर आप इसमें से माइनस श्वसन को कर देंगे तो बराबर जो आएगा वो आपका क्या हो जाता है? प्राथमिक उत्पादकता या शुद्ध प्राथमिक। सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा वो नष्ट कर देते हैं उसको घटा देंगे तो आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादन आ जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किसका होगा? मरुस्थल का होगा, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का होगा, या महासागरों का होगा, या ज्वार नदमुखा होगा? बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या है जो सही हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि घटते उत्पादकता के आधार पे जितने भी पारितंत्र हैं उन सबको मैंने आप लोगों को समझाया भी है, जिसमें आपने देखा था सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन उत्पादन देते हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी से जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला है रामसर अर्धभूमि की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा है जो रामसर की आर्द्र सूची में शामिल नहीं है? आपको उसका उत्तर देना है। पहला कह रहा है कोलेरू झील, दूसरा कह रहा है डल झील, तीसरा कह रहा है चंद्रताल, और चौथा कह रहा है आपका रेणुका आर्द्र भूमि। नेक्स्ट बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और अब मुश्किल से 3 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या है आपका जो नहीं है, और ये आपका डल झील नहीं है, याद रखिएगा डल झील नहीं है।
कोलेरू झील है, चंद्रताल भी है और रेणुका आर्द्र भूमि भी है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्न में से रामसर स्थलों में कौन सा है जो पंजाब में नहीं है? इसमें से कौन सा है जो पंजाब में नहीं है, आपको उसका नाम बताना है। पहला कह रहा है रोपड़, दूसरा कह रहा है नांगल, तीसरा कह रहा है हरकी और चौथा कह रहा है भोज। तो क्या है जो नहीं होगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत आसान है, आप सभी को पता है। रोपड़ तो पंजाब में ही है, हरकी बैराज वहीं पे है, नांगल भी वहीं का है, भोज जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये नहीं होगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सरसई, नावर, पार्वती, आगरा, जो है समसपुर और ये सारे रामसर स्थल कौन से राज्य में है, आपको ये बताना है। आपके सामने सरसई, नवर है, पार्वती है और समन है और समसपुर है। आपको बताना है ये सारे कौन से राज्य में है। बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है, पता ही चल गया है, आप ही के राज्य का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। आज मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए, लेकिन आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। आपको बताना है नांदूर माधेश्वर रामसर स्थल कौन से राज्य में है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। और आपके लिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट दीजिएगा उत्तर, कौन से राज्य में हो जाएगा आपका नांदूर माधेश्वर, ये कौन से स्थल का है? तो याद रखेंगे कौन से राज्य का हो जाएगा। तो लोनार जो झील है और साथ ही जो आपका नांदूर है, ये आपके महाराष्ट्र का रामसर स्थल है। तो अच्छा है, उम्मीद है बच्चा लोग आपका ये आज का क्लास समझ में आया होगा और क्लास अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, मैंने थोड़ा फास्ट कवर किया, थोड़ी सी जल्दी थी, लेकिन हम लोग फिर जो है क्वेश्चन को अगले दिन बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।